Nikita Jaiswal. In our today's class, we are going to start with the metals and non-metals. आज एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम डिस्कशन करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. अभी हम इसको सुनते हैं थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैम मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है. नो प्रॉब्लम, सबको असाइड रखते हैं, देखते हैं एवरीडे लाइफ में कहां पर हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलते हैं. राइट, वी ऑल नो अबाउट द गोल्ड. राइट, हम सब गोल्ड को जानते हैं, द ज्वेलरीज वी आर वेयरिंग विद दैट. राइट एवरीवन, तो गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हम एवरीडे लाइफ के अंदर यूज करते हैं. तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब भी कोई ना कोई मेटल या नॉन मेटल के पार्ट ही होने वाले हैं. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द गोल्ड एंड द सिल्वर, ये दोनों क्या है, दोनों होंगे मेटल्स. दे बोथ आर कंसिडर्ड एज इन मेटल्स. वहीं अगर बात करते हैं आयरन के केस में, तो आयरन क्या है, आयरन भी एक तरह का मेटल है. ठीक है, तो अगर ये सब मेटल है तो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स के अंदर आता है लेट्स सपोज हमारा कार्बन. कार्बन क्या है, कार्बन इज अ नॉन मेटल. ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, ये सब हमारे नॉन मेटल्स के अंदर आने वाले हैं. ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. ठीक है, बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो अब क्या ऐसा डिफरेंस है कि इनको हमने बोला मेटल्स और इन्हें हम कह रहे हैं नॉन मेटल. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस इन देम. ठीक है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें हमें समझना बहुत जरूरी होता है. क्या, पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्या, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर हैविंग, मतलब फिजिकल नेचर उनका कैसा है, किस तरह की स्टेट में वो प्रेजेंट है. ठीक है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, कंडक्टेंस है, सोनोरिटी है, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती है. उनके बेसिस पे हम कंपेयर करने वाले हैं और कंपेयर करने के बाद ही हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये सारे क्या हैं, ये सारे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं और ये जो यहाँ पर हमने मेंशन है दीज आर कंसिडर्ड एज इन मेटल्स. ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर ऑल दी मेटल्स. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारा जब हमने इनको फिजिकल और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया. क्या, जब हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया तो हमें समझ में आया कि दीज आर द मेटल्स एंड दीज आर द नॉन मेटल्स ओवर हियर. क्लियर हुई बात, समझ आया. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं. अच्छा, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जनरली कितने होते हैं, सो इन टोटल इफ यू टॉक अबाउट द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे ये पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो उसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ बहुत ही कम मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कैसे उनका अरेंजमेंट होगा वो अभी हम देख लेंगे. ठीक है, अभी के लिए समझो कि टोटल ऑफ अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं. कितने, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. ठीक है, तो इसमें से क्या है, इस 118 में से, इस 118 में से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और बहुत ही कम मेटलॉइड्स भी होने वाले हैं. मेटलॉइड्स क्या है, जनरली मेटलॉइड्स होते हैं जिनके अंदर वो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की जैसी शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल जैसी शो करते हैं. ठीक है, तो उनके लिए एक बीच का टर्म हमने दे दिया है, दैट इज मेटलॉइड्स. ठीक है, तो वो क्योंकि बहुत ही कम है तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे. सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास मेटल्स हैं. क्या है, सबसे ज्यादा हमारे पास मेटल्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है अभी हमने डिस्कस किया, कंडक्टेंस आता है, सोनोरिटी आता है, लस्ट्रस होते हैं नहीं, अपीयरेंस कैसी होती है. ठीक है, डिसॉल्व किसमें होंगे, किसमें नहीं होंगे, मेल्ट करना है तो कैसे होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली आज हम देखेंगे और दोनों का कंपेरिजन भी हम आज ही कर लेंगे बेस्ड ऑन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, रिएक्शन यहाँ पर ये कैसे परफॉर्म करने वाले, रिएक्शन किससे, रिएक्शन सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑक्सीजन से. राइट, ऑक्सीजन से ये दोनों सब्सटेंस मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेंगे. ऑक्सीजन के बाद हम, क्योंकि अब एक चीज के ऊपर हम पूरा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, राइट, तो 2-3 ट्रायल हमें करने पड़ते हैं. सो फॉर दैट नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर वाटर, कि वाटर के साथ ये कैसे रिएक्ट करेंगे, मेटल्स की क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये फॉर्म करेंगे. सेम विद द केस ऑफ नॉन मेटल्स ऑल्सो. ठीक है, वाटर भी नहीं हुआ तो फिर हम एसिड्स तक जाएंगे. ठीक है, कुछ एसिड्स हम यहाँ पर यूज करेंगे और उस एसिड के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये मेटल होगा या नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर रिएक्शंस ओवर हियर. समझ आई बात. यस, एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ आइडिया हमने फर्स्ट चैप्टर में भी लिया था. ठीक है, जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वहां पर पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी रिएक्टिविटी सीरीज को लेकर. ठीक है, तो यहाँ पर भी उसको हमें बहुत अच्छे से डिटेलिंग में हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर ऑन सेशन. ठीक है, डन एवरीवन. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जो भी जरूरी है वो सब कुछ हमें इसी चैप्टर में कवर करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारी आज की क्लास विद दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सबसे पहले होगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन. राइट, इंट्रोडक्शन किसका, मेटल्स और हमारे नॉन मेटल्स का. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं all the objects or the materials in the world are made from elements, compounds and mixtures. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं वो किसके बने हैं, या तो किसी एलिमेंट के, या तो किसी कंपाउंड के, या तो किसी मिक्सचर के. ठीक है, केमिकली अगर हम इसका मैटर का डिवीजन करते हैं ना, वी आर हैविंग द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर.
ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? जिनके पास सिंगल काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें आयरन की, तो आयरन के अंदर क्या होगा? सिर्फ आयरन के ही एटम्स होने वाले हैं, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि वाटर है, H2O इज अ कंपाउंड, राइट। तो उसमें क्या है? उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स मतलब रेंडमली हमने किसी भी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दिया है, बट यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिजिकल होता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू कंबाइन हियर बट इन अ फिजिकल वे। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारे प्योर सब्सटेंसेस होंगे, जबकि मिक्सचर्स इम्प्योर होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या है? दोनों प्योर है। दिस इज ऑल्सो प्योर एंड कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योर। कंपाउंड्स प्योर क्यों होते हैं? जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं CO2 की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या होगा? इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा और कोई भी एटम नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन प्योर सब्सटेंस। ये भी क्या होगा? ये भी प्योर होगा, ठीक है। इम्प्योर क्या है? इम्प्योर होंगे हमारे ये मिक्सचर्स। क्या होंगे? इम्प्योर होंगे ये मिक्सचर्स जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं केमिकली, ठीक है। प्योर में हमारे पास 11 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, और इम्प्योर में मिक्सचर्स होने वाले हैं, ठीक है। मेन फोकस हमारा आज का किस पे है? एलिमेंट्स पे ही रहने वाला है। किस पे? एलिमेंट्स पे फिर रहने वाला है, ठीक है। नाउ देयर आर 118 केमिकल एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। अभी तक कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? तो 118 एलिमेंट्स हैं जिनकी अभी तक डिस्कवरी हो चुकी है, right? And these elements are classified in accordance with their chemical and physical properties. देखो very important thing, chemical और physical properties के basis पे हमने इनको classify किया है elements को, किसमें? metals, non metals और metalloids के अंदर, ठीक है। तो based on what? Based on their chemical as well as their physical properties into the types metals, non metals and metalloids. तीन टाइप में हमने मतलब एलिमेंट को डिवाइड किया हुआ है। एलिमेंट के क्या क्या है? मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, या फिर मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। एंड दीज आर इन यूज इवन टुडे, और आज भी इनको हम यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डेली लाइफ में जहां पर हम मेटल्स को या नॉन मेटल्स को यूज करते हैं। जैसे कि गोल्ड की हमने बात की थी, गोल्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एज एन ऑर्नामेंट हम यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी। लेड का भी यूज किया जाता है, सिल्वर की भी हम काफी सारी ज्वेलरी है, और सिल्वर हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर वायरिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, ठीक है। कोल है यहाँ पर, और बहुत सारे अदर मेटल्स और नॉन मेटल, सल्फर है, कोल है, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होंगे। क्लियर एवरीवन? यस, अंडरस्टूड अबाउट दिस? ग्रेट। अब देखो ये कुछ हमारी पीरियोडिक टेबल है जो इस तरह से दिखती है, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अ पीरियोडिक टेबल ओवर हियर, ठीक है। अब देखो इधर का जितना भी पार्ट है, क्या इधर का यहाँ से ले तक यहाँ तक जो भी है वो सब क्या है? वो सब हमारे मेटल्स हैं। वो सब क्या है? दे ऑल आर मेटल्स। सो नॉन मेटल्स कहाँ है? लास्ट में आप देख सकते हो जो पिंक वाला पोर्शन है, राइट। दिस डार्क पिंक पोर्शन ओवर हियर इज द नॉन मेटल। सिर्फ इतने से नॉन मेटल्स हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? बेसिकली एलिमेंट्स को हमने उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया हुआ है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। दैट वाज गिवन बाय हेनरी मोजले, ठीक है। किसने दी थी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम यूज करते हैं? दैट वाज गिवन बाय हेनरी मोजले, ठीक है। तो इन्होंने ये अरेंजमेंट हमें बताया था कि हाँ ऐसे हम इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, सो दैट वी आर एबल टू लर्न देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन अ मोर इजियर वे, ठीक है। टू मेक द थिंग्स इजी टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ टेबल ओवर हियर, ठीक है। तो लास्ट में जो डार्क पिंक हमें दिख रहा है दैट इज ऑल दी नॉन मेटल। अच्छा, इसमें भी एक और चीज है, ये लास्ट में जो हम देख रहे हैं, दीज आर व्हाट? These are the noble gases. Noble gases कौन होती है? Noble gases वो हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, they are unreactive. Why they are unreactive? Because they are already stabilized, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं? जितने भी मेटल हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं, all of them are, all of them are maybe donating something, maybe they are losing, accepting something. क्यों कर रहे हैं? सब स्टेबिलिटी गेन करने का, ठीक है। और इस स्टेबिलिटी की इन नोबल गैसेस को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। समझ आई? यहाँ तक बात क्लियर हुआ हमें? यस तो इधर के जो भी हैं वो क्या हैं? वो मेटल्स हैं। अच्छा, कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? देखो, ग्रुप मतलब होता है ये वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। दीज वर्टिकल कॉलम्स व्हिच वी आर हैविंग हियर इज रेफर टू एज इन ग्रुप, ठीक है। तो टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? टोटल हमारे पास 18 ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। कितने? We are having total 18 group in this periodic table, मतलब vertical columns, ठीक है। Periods कितने होंगे? Periods होते हैं यहाँ पर 7 periods होते हैं। मतलब period मतलब क्या है? Period मतलब होता है horizontal rows, ठीक है। Horizontal rows कितनी है यहाँ पर? That is going to be 7 over here. तो ग्रुप्स कितने होंगे? 18 होंगे, और पीरियड हमारा 7 होने वाला है। क्लियर एवरीवन? यस। किसने दी थी ये पीरियोडिक टेबल हमें? ये हमने दी थी हेनरी मॉसले सर ने। गॉट इट? यस। ये सारे जो भी है वो मेटल्स हैं। ये जो डार्क पिंक में है दैट इज द नॉन मेटल्स। अब बीच में आप ये लाइन देख सकते हो येलो वाली, दिस येलो पोर्शन रिप्रेजेंट्स द मेटलॉइड। ये क्या है? ये हमारे यहाँ पर मेटलॉइड्स होने वाले हैं।
गॉट इट, क्लियर? आई थिंक हमें थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल चुका है। इसको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल को समझेंगे, ठीक है? एक 5th चैप्टर हमारा आने वाला है पीरियोडिक टेबल वाला, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल, ठीक है? तो वहां पर हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए हमें समझना है कि हाँ, मेटल्स उधर होंगे, नॉन मेटल्स इधर होंगे, और बीच में हमारे कहीं पर मेटलॉइड्स होने वाले हैं। क्लियर? यस। मूविंग अहेड विद दी मेटल्स नाउ, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉनिक व्यू यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब वो बात नहीं हो रही इलेक्ट्रिसिटी वाली, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? मतलब बहुत ही, अगर हम देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा 2-3 टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? उनको कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो एक मेटल की हम बात करें तो एलिमेंट को मेटल कब कहा जाएगा? मेटल जब कहते हैं, जब मेटल्स क्या करते हैं, दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू गेन द स्टेबिलिटी। वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं ताकि उनको स्टेबिलिटी मिले। सब लोगों को क्या चाहिए? हमें भी तो यही चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट वी वांट कि हाँ, जब हम 25 के हों या 30 के हों, वी आर हैविंग आवर ओन हाउस, राइट? वी आर हैविंग आवर ओन फैमिली, और जितना भी हमारे मतलब शौक है, लाइफस्टाइल है, हम मेंटेन कर पाए। दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? दैट इज व्हाट द स्टेबिलिटी इज, ठीक है? तो सेम चीज मेटल्स आल्सो रिक्वायर इट। उनको भी क्या चाहिए? उनको भी स्टेबिलिटी ही गेन करनी है, ठीक है? सो एन एलिमेंट इज कॉल्ड मेटल विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस और कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? कैटायन फॉर्म करता है। कैटायन कब बनता है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है? जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, इट विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड दैट्स नोन एज कैटायन। अगर इलेक्ट्रॉन गेनिंग होती है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है एनायन, ठीक है? एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, सोडियम इज अ मेटल विच फॉर्म्स अ सोडियम आयन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे हमारे पास सोडियम था Na, ठीक है? इसने क्या किया? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या फॉर्म किया यहाँ पर? इसने फॉर्म किया Na+ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। पहले इसके पास 11 थे, ठीक है? 11 इलेक्ट्रॉन से अब इसने क्या किया? अब उसने उसको एक को लूज कर दिया है। 10 जब उसके पास बचेंगे तो इसको नियॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल जाएगी। नियॉन की अगर कॉन्फ़िगरेशन मिल चुकी है तो क्या होगा? ये भी स्टेबल हो गया, क्योंकि नियॉन हमारी नोबल गैस है जो कि ऑलरेडी स्टेबल होती है। क्लियर? समझ आई हमें यहाँ तक की बात? Yes everyone, now the atoms of metals have 1 to 3 electrons, very important। 1 to 3 मतलब 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। देखो, कम होंगे तभी तो लूज करना आसान है, अगर ज्यादा होते तो हम क्या करते? गेन करते, ठीक है? तो बेसिक रूल यहाँ पर होता है, अपना ऑक्टेट हमें कंप्लीट करना है, ठीक है? मतलब अपनी आउटर मोस्ट शेल में हमें क्या चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें रिक्वायर्ड है इन आवर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर इनको भी रिक्वायर्ड होने वाली। क्या होने वाली है? वही चीज इनको रिक्वायर्ड। अब क्योंकि इसके पास 1, 2 या 3 है तो इनको क्या होता है? लूज करना आसान होता है, ठीक है? दैट्स व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है? नॉन मेटल्स जो है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है? डन। So the atoms of metals have 1 to 3 electrons in their outermost shell, ठीक है? इस outermost shell को ही हम वैलेंस शेल के नाम से भी जानते हैं। किस शेल? outermost shell को ही हम वैलेंस शेल के नाम से भी जानते हैं। Done everyone? Now the number of electrons lost by an atom of a metal is called its valency। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करने वाला है, ठीक है? एक लूज करेगा, अब मतलब उसकी लास्ट शेल में अगर 1 है तो 1 लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाए। 2 है, अगर जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या होगा? उसके ऊपर 2 वैलेंसी आ जाएगी। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा, मतलब वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है? वो अगर 3 लूज कर देगा तो उसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी? वो 3 हो जाएगी। मतलब मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बेस्ड ऑन दैट वी आर गेटिंग देयर वैलेंसीज। हमें क्या मिल जाएगी? हमें उसकी वैलेंसी यहाँ पर मिल जाती है बेस्ड ऑन द सेम थिंग। यस, क्लियर? सो thus metals have 1 to 3 electrons in their valence shell of their atom। तो उनके पास क्या होते हैं? 1, 2 या 3 ये होंगे, तभी हम उनको मेटल्स कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? तभी उनको मेटल्स कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल है मेटल्स के अंदर, वही इक्वल होता है वैलेंसी के। हम राइटिंग इट ओवर हियर। थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करना, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है वो वही क्या है? वही मेटल की वैलेंसी है। क्या है? वही मेटल की वैलेंसी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम लिख लेंगे कहीं पर तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन हो जाएगा जब हम नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो मेटल्स के केस में 1, 2 या 3 उनके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही वो लूज करेंगे तो उनकी वैलेंसी भी वही रहेगी, ठीक है? क्लियर? डन। अब बात करेंगे नॉन मेटल के केस में क्या होगा।
देखो नॉन मेटल क्या है, इसको हम नॉन मेटल क्यों कहते हैं, पहली बात तो ये क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और उसके बाद अपनी स्टेबिलिटी गेन करेंगे, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, फिर उनको ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी मिल जाती है बाय अचीविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा एक नॉन मेटल होता है, बिल्कुल नॉन मेटल है, विच फॉर्म्स O-2 आयन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 की जरूरत थी, 2 की जरूरत थी मतलब इसके पास कितने थे, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, यहीं पर हम लिख लेते हैं आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल, कुछ भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, इसके पास 6 रहे होंगे। 6 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8। 8 मीन्स व्हाट, 8 मीन्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या किया, इसने क्या किया, ये अब देखो 6 लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम 6 लूज ना करके क्या कर सकते हैं, 2 को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट नॉन मेटल्स आर डूइंग, ठीक है। तो उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 2 गेन कर लेंगे और क्या होगा, वो 8 हो जाएंगे और स्टेबिलिटी हमारी गेन हो जाएगी, ठीक है। या तो हो सकता है उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1 गेन करना पड़ेगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 भी हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेंगे, 3 गेन करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में जो आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंसी के इक्वल नहीं होंगे। वैलेंसी के इक्वल क्या होगा, 8 माइनस दिस, राइट। अगर 8 में से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो 6 या तो 7, ठीक है। अब इनमें हम कितना ऐड करें कि 8 बन जाए, जो हम ऐड कर रहे हैं वही क्या होने वाला है, वही इसकी वैलेंसी होगी और ये नेगेटिव में होगी, क्या होगी, नेगेटिव में होगी, ठीक है। वैसे वैलेंसी के लिए हम नेगेटिव नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर की जब हम बात करते हैं वहां हम पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि आपको समझ आए कि ये पॉजिटिव क्यों है और ये नेगेटिव क्यों है, ठीक है। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि दे आर हैविंग द कैटायंस, दे आर फॉर्मिंग द कैटायंस। यहाँ पर क्योंकि ये एनायंस की फॉर्मेशन करेंगे इसलिए इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। क्लियर हुई बात, समझ आया हमें, यस। सो सिमिलरली नाइट्रोजन फॉर्म्स N-3 आयंस बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, नाइट्रोजन के पास ये है, मतलब ये केस किसका हो जाएगा, ये किस हो जाएगा, नाइट्रोजन का। 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास वैलेंस शेल के अंदर, वो 3 अगर और गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट एवरीवन। दस नॉन मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहा जाता है, राइट। नाउ द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स हैव यूजुअली 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। देखो नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, 4 से लेके 8 तक। 8 मतलब तो क्या हो गया, 8 मतलब तो हो गया नोबल गैसेस। अब ये 4 वाले ना बीच के हो जाते बेचारे, कैसे, ना तो ये गेन करने के ना तो ये लूज करने के, दोनों जगह से ये सेम। जैसे कार्बन की हम बात करते हैं, कार्बन क्या 4 उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। अब या तो वो 4 लूज करे तो उसमें भी बहुत एनर्जी चाहिए, या तो वो 4 गेन करे तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जब ये शेयरिंग करेंगे, ठीक है। दे विल शेयरिंग द बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी स्टेबलाइज, ठीक है। तो ये अवॉइड करते हैं लूज करना है गेन करना, बल्कि शेयरिंग से ये काम चला लेते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या होंगे जिनकी 1, 2, 3 वैलेंसी है। नॉन मेटल्स क्या है यहाँ पर, जिनके पास लास्ट वैलेंस शेल के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो 1, 2, 3 या जो भी जितनी भी उनको रिक्वायरमेंट है उतना वो क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं सामने से, ठीक है। प्रॉब्लम आती है 4 वालों को, तो 4 वाले क्या करते हैं, जनरली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनाते हैं। व्हाट, बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बेसिकली अपना जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर गेन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मतलब ये नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जैसे 4 है तो 4 की ही रिक्वायरमेंट है तो 4 से वो क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। जैसे आपने एक एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं CH4 का, कार्बन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। जब 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो जाती है तो क्या होता है, देखो 4 तो इसके पास ऑलरेडी थे, इसने क्या किया, हाइड्रोजन का भी ले लिया 1-1, तो जैसे 4 हाइड्रोजन से 1-1 लेगा तो कितना बन जाएगा, टोटल होगा 8, मतलब नाउ इट इज स्टेबल, ठीक है। तो एक वे होता है यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन करने का। बात हमें समझ में आई, आर वी ऑल क्लियर विद दिस, यस। तो मेटल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी वैलेंसी के इक्वल होगा, बट दैट इज नॉट द सेम केस इन द नॉन मेटल्स ऑल्सो, ठीक है। नॉन मेटल्स के अंदर ये चीज सेम नहीं होगी, क्लियर, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आपको सिर्फ ये नेम लिखते जाना क्या क्या होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका मतलब समझ लेना। मतलब एक बार समझ लोगे तो पहले ये हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। जो जनरली मेटल्स में होता है जनरली नॉन मेटल्स में होता है, तो देयर इज जस्ट अ जनरल डिस्कशन, ठीक है। इसको समझो, क्योंकि
केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस को अभी हम साइड में रख के हम सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय द मेटल्स, ठीक है। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पर आती है हमारी, दैट इज मेलिएबिलिटी। क्या होगी? वो होगी हमारी मेलिएबिलिटी। अच्छा, मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। मेलिएबिलिटी मतलब होता है थिन शीट। नाम चाहे थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हमें समझ में आ जाएगा आपसे कि थिन शीट, मेलिएबिलिटी मतलब है थिन शीट, बहुत ही बारीक शीट में इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिना ब्रेक किए। ब्रेक हो जाएगा तो फिर शीट में कैसे बनेगा, राइट। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड की बहुत पतली फॉइल बनाई जा सकती है। एल्यूमिनियम है, फ्रेश रैप में जो हम यूज करते हैं बहुत ही पतली फॉइल बनाई जा सकती है। वाई सो? बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल, ठीक है, वो एक मेटल है और मेटल जनरली कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं, मतलब उनको इजिली थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। हम क्या कर सकते हैं? मेटल्स मेलिएबल होते हैं, थिन शीट्स में उनको ब्रेक किया जा सकता है विद अ हैमर, विदाउट ब्रेकिंग। बिना ब्रेक किए उनको हैमर से हम क्या कर सकते हैं? शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो विदाउट हैमर, विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिना ब्रेक की बेसिकली काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, डन। नाउ द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। यही इनकी प्रॉपर्टी को हम क्या कह देंगे? मेलिएबिलिटी कह देंगे। तो मेटल्स आर मेलिएबल बिकॉज दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। समझ आया? थिन शीट्स में इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग विदाउट ब्रेकिंग। ये टूटने नहीं चाहिए और बिना टूटे भी हम क्या कर सकते हैं? थिन शीट्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? अंडरस्टूड? जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हो, गोल्ड है, मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है। हमने पढ़ा था रदरफोर्ड जो होते हैं, रदरफोर्ड सर ने गोल्ड फॉइल को यूज किया था। क्यों? क्योंकि गोल्ड फॉइल से वो जितना पतली, जितनी थिन शीट बनाना चाहे वैसी बनाई जा सकती थी। दैट्स व्हाई ही हैज चूजन दिस गोल्ड फॉइल ओवर हियर, गोल्ड फॉइल। यस, क्लियर एवरीवन? यस, तो मेलिएबिलिटी क्या है? थिन शीट्स में कन्वर्ट करना है। आई होप ये हमें समझ में आ चुका है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है मेटल्स के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सेम है। डक्टिलिटी जब हम बात करते हैं, जब इसको किसी भी मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या? किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मेटल को जब थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहेंगे? उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर डक्टिलिटी कहा जाता है। जैसे कि कॉपर है, कॉपर मेटल हमारे पास है, कॉपर के वायर्स बनते हैं, आपको पता होगा, राइट। वायरिंग जो है वो ज्यादातर कॉपर की ही होती है। क्यों? कॉपर अच्छा कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास होने देगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कॉपर वायर्स हियर, राइट एवरीवन। सो मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। हम क्या कर सकते हैं? मेटल्स डक्टाइल होते हैं, उनको हम चाहे तो थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा बेसिकली डक्टिलिटी। नाउ गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अ वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। सिर्फ हम 1 ग्राम गोल्ड लेके उससे कितना? 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं। मतलब बिना ब्रेक किए इतना ज्यादा पतला वायर उससे क्रिएट किया जा सकता है, 2 किलोमीटर लॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस, राइट। यस एवरीवन, तो डक्टिलिटी क्या है? थिन वायर्स में कन्वर्ट करना है, स्टिल विदाउट ब्रेकिंग। मेलिएबिलिटी मतलब शीट में कन्वर्ट करना, डक्टिलिटी मतलब वायर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। समझ आया? चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में। देखो इनके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वहां पर कंडक्शन आसान होगा। मेटल्स के अंदर क्या है? मेटल्स के अंदर पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या है? पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट। अब पॉजिटिव आयन क्या होगा? पॉजिटिव आयन क्या करते हैं? फटाफट से कंडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट। सो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या होंगे? अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। द कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। हीट कंडक्ट करने की बात हो रही है तो इसे हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। थर्मल बेसिकली वर्ड ही यूज होता है हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो ये बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? हीट का। The cooking utensils and the water boilers etc. are usually made of copper और aluminium metal. जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन वगैरह जो हम यूज करते हैं जिसमें खाना बनता है वो वाले, ठीक है, तो उसको जनरली हम एल्यूमिनियम और कॉपर का ही बनाते हैं। क्यों? हम उसको हीट करेंगे, खाना बनेगा कब? जब पकेगा, हीट मिलेगी, हीट करेंगे तो वो हीट खाने तक पहुंचनी चाहिए और हमारा जो हमारा यूटेंसिल है वो भी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं? कॉपर को या एल्यूमिनियम को यहाँ पर यूज करते हैं। Aluminum metals because they are very good conductors of heat, right? Now the metals offer very low resistance to the flow of electric current. Metals क्या करते हैं? बहुत resistance मतलब क्या होता है? रोकते नहीं है, मतलब allow करते हैं। They will allow the flow of electrons, flow of heat over the through the utensils, right? So the metals offer very low resistance to the flow of electric current and hence they show high electrical conductivity. अब क्या? क्योंकि रोक नहीं रहे हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी यहाँ पर काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर हाई हो जाती है।
गॉट इट? यस, तो सिल्वर हमारा क्या है, बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, याद रखना है इस बात को सब लोग। डन, ग्रेट। मूविंग अहेड विद द लस्टरनेस। लस्टर मतलब क्या होता है, लस्टर मतलब कुछ नहीं होता है, कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा शाइनी है, दे आर हैविंग द शाइनी अपीयरेंस। अब इसमें तो एग्जाम्पल देने की भी जरूरत नहीं है, हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, शायद शाइनी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तभी तो उनको हम एज अ ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, राइट? तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल और हैविंग अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। उसको हम चमक कहते हैं। चमक क्या होता है, चमक मतलब होता है शाइन। दैट लस्टर विच इज प्रेजेंट इन द मेटल्स, कहां पर प्रेजेंट होगा, मेटल्स के अंदर ये लस्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नाउ अ मेटल हैज अ शाइनिंग सरफेस ओनली व्हेन इट इज फ्रेश, लेकिन इसके पास शाइनिंग सरफेस कब होती है, सिर्फ तभी होती है जब ये फ्रेश होता है। क्यों? कुछ टाइम बाद मेटल्स क्या हो जाते हैं, थोड़े बहुत ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट में क्या है, देखो मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, एयर है, इनको हम रोक नहीं सकते, दे विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह पे अर्थ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही ये मेटल्स के जो ऑर्नामेंट्स हैं या कुछ भी है, मेटल्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, अगर ये कांटेक्ट में आते हैं ऑक्सीजन के या वाटर के, मॉइस्चर के, तो क्या होता है, हल्की हल्की इसमें जो लेयर है उनके ऊपर वो फॉर्म होने लग जाती है, ठीक है। वो लेयर क्या करती है, वो लेयर बेसिकली इनकी लस्टर को छुपा देती है, ठीक है। तो दोबारा से वो लेयर अगर हमें वो शाइन लेकर आनी है तो क्या करेंगे, उस लेयर को हमें हटा देना है, देन वी आर गेटिंग अगेन द लस्ट्रस मेटल्स बैक, ठीक है। आपने देखा होगा हम गोल्ड के, सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है उनको हम देते हैं पॉलिशिंग के लिए। तो पॉलिशिंग मतलब क्या होता है, पॉलिशिंग मतलब उसकी जो शाइन है वो हमें वापस लानी है। कैसे लाएंगे, तो ऊपर जो लेयर आ चुकी है उसको हम रिमूव कर देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द शाइन ओवर हियर। क्लियर? Yes, so when a metal has been kept exposed to air for a long time, जब हमने मेटल को क्या किया है, बहुत टाइम तक रखा है, क्या लॉन्ग टाइम तक हमने मेटल को रखा हुआ है, now then it gets a dull appearance, it loses most of its shine और brightness। तो क्या होगा, तो उसकी अपीयरेंस जो है वो काफी डल हो जाती है, उसकी जो चमक थी पहले वो खो जाती है, ठीक है। क्यों खोई है, आई थिंक हम समझ चुके हैं, क्योंकि एक लेयर उस पर आ चुकी है, उस लेयर को अगर हमने हटा दिया तो वापस से हमें वो शाइन मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग का, यहाँ पर पॉलिशिंग करवाते हैं ऑर्नामेंट्स की, सो दैट they will regain their luster over here. Got it? तो मेटल्स कैसे होंगे, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, दे आर शाइनी इन नेचर। कैसे होंगे, लस्ट्रस होंगे, ठीक है। डन। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है यहाँ पर हार्डनेस। देखो मेटल्स जो है जनरली फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो जनरली हार्ड होते हैं। वी आर हैविंग ओनली वन एक्सेप्शन, या वी कैन से 3 एक्सेप्शन, ठीक है। मर्करी हमारा होता है जो इकलौता ऐसा मेटल है, ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट इन द रूम टेम्परेचर, ठीक है। बाकी सारे जो मेटल्स हैं हमारे वो जनरली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। सिर्फ मर्करी एक ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, तो पहला एक्सेप्शन हमारा मर्करी का आ जाता है। आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। मर्करी इज ऑल्सो अ मेटल बट इट इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट, ठीक है। वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट पे होता है एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। 2 और एक्सेप्शन है यहाँ पर हमारे पास, सोडियम एंड पोटेशियम। ये कैसे एक्सेप्शन है, क्या ये भी लिक्विड होंगे, नहीं, ये सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे बाकी सब हार्ड है, ठीक है, लेकिन मेटल्स और नॉन जो हमारे सोडियम और पोटेशियम है वो इतने सॉफ्ट है कि उनको इजीली अगर हम चाहें तो नाइफ से भी कट किया जा सकता है, दैट मच मच सॉफ्ट दे आर, ठीक है। So metals are generally hard. Metals कैसे होते हैं, generally hard होते हैं, except sodium and potassium which are soft metals. तो sodium and potassium are soft metals which can be easily cut with a knife. अगर हम चाहें तो उसको नाइफ से बहुत आसानी से easily कट किया जा सकता है। क्लियर हुई बात, समझ आया हमें? यस। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड रहेंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। फिजिकल स्टेट मतलब क्या है, जो कि सॉलिड रहने वाले हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये हमें याद रखना है, ठीक है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड एटसेट्रा आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हमारे सॉलिड रहेंगे। कैसे रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। सिर्फ मर्क्यूरी एंड गैलियम, क्या मर्करी एंड गैलियम आर द एक्सेप्शंस व्हिच आर इन लिक्विड स्टेट इवन एट रूम टेम्परेचर। तो ये सॉलिड नहीं होंगे, तो ये कैसे होंगे, लिक्विड होंगे। कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होने वाले हैं, ठीक है। क्या ये दोनों एक्सेप्शन हमें समझ में आ चुके हैं? तो ये एक्सेप्शन होगा हमारा इसका, और ये एक्सेप्शन हम इसका मान सकते हैं, ठीक है। डन। तो हार्डनेस के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होंगे। सॉलिड स्टेट की बात करें तो बाकी सारे मेटल्स तो हमारे हार्ड हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम मतलब सॉलिड है, मर्करी एक ऐसा है और गैलियम एक ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होने वाला है। क्या होगा, लिक्विड होगा। गॉट इट? आर वी ऑल क्लियर विद दिस एवरीवन? यस, ग्रेट। मूविंग अहेड विद द डेंसिटी नाउ। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है इफ यू नो द फॉर्मूला दैट इज मास बाय वॉल्यूम।
ठीक है, कोई कितना ज्यादा हैवी है, ठीक है, हैवीनेस से भी हम डेंसिटी को रिलेट कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका ज्यादा मास है और कम वॉल्यूम है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, राइट, जिसका मास ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो मेटल्स के केस में क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्या होगी, इनकी डेंसिटी भी यहाँ पर ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब यहाँ आएगा, ठीक है। डेंसिटी कितनी होती है आयरन की, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज क्वाइट हाई। सो आयरन मेटल इज अ हेवी सब्सटेंस। आयरन कितना भारी होता है, जब हम उसको उठाने का ट्राई करते हैं इट्स वेरी हैवी, राइट। आयरन के ऑब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हेवी होते हैं, वाई सो, दिस इज द रीजन, दैट डेंसिटी इज द रीजन इन द केस ऑफ आयरन। क्लियर, यस, ग्रेट। नाउ सम एक्सेप्शंस हियर, फॉर एग्जांपल सोडियम की अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे दैट इज वेरी लेस, दैट इज अराउंड 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पोटेशियम की आप देख सकते हो दैट इज 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिथियम के लिए अगर हम बात करेंगे दैट इज ऑल्सो 0.53 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है, बाकी सारे क्या हैं, बाकी जो मेटल्स होते हैं हमारे वो हाई डेंसिटी के होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब लाइट मेटल है, हल्के मेटल्स होते हैं, ठीक है। हल्के मेटल्स हैं तो क्या होगा, डेंसिटी भी इनकी ऑटोमेटिकली कम रहेगी, क्या रहेगी, डेंसिटी भी इनकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम रहेगी। समझ आई बात, यस, आई होप हम नोट डाउन कर रहे हैं ये सारी चीजें और ऑल्सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का एटलीस्ट आपको नाम तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो नाम पता होगा ना तो बाकी आपको आइडिया ऑलरेडी हो जाएगा कि मेटल्स में ये होगा और नॉन मेटल्स में ये होगा। जो भी मेटल्स में हो रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट हमारा नॉन मेटल्स में हो जाएगा, दैट्स इट। तो उसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है नॉन मेटल्स में, मेटल्स को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है, सोनोरिटी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज को हमने हिट किया, ठीक है, वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैमर से हमने क्या किया, उसको हिट किया। जब हमने उसको, जैसे आपने देखा होगा हम स्कूल में जब थे, स्कूल में जैसे ही लंच होता था या हमारी छुट्टी होती थी तो क्या होता था, एक बेल बजती थी पहले। बेल कैसी होती थी, ऐसे बड़ा सा आयरन की प्लेट होती थी, राइट, और उसमें ना हैमर से जो हमारी पियोन होती थी या बाईजी होती थी स्कूल में, वो क्या करती थी, वो ऐसे बहुत तेज से उसको रिंग करती थी। तो क्या होता था, दैट रिंगिंग साउंड विल बी प्रोड्यूस, राइट। वो साउंड सुन के हमें पता लगता था कि हाँ लंच हो गया है या छुट्टी हो गई है, ऐसा था कि नहीं था, यस, ग्रेट। तो वो क्या ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि वो जो चीज है जिस पर उन्होंने हिट किया है दैट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली मेड अप ऑफ मेटल। वो किसका बना है, मेटल का बना है। तो मेटल्स में जनरली ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब उनको हम हैमर से हिट करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही उनको हम हैमर से हिट करते हैं दे विल बी प्रोड्यूसिंग द रिंगिंग साउंड, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरिटी, ठीक है। तो मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं, मतलब दे विल प्रोड्यूस द साउंड व्हेन दे आर हिटन बाय द हैमर, ठीक है। जब भी हम उसको किसी चीज से हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इफ वी सस्पेंड अ बिग पीस ऑफ मेटल एंड स्ट्राइक इट विद एन ऑब्जेक्ट, आप समझो उसको, उस सीन को याद करो जब हम स्कूल में थे, राइट, या आप तो अभी भी स्कूल में है ना। तो ऐसा कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप का, देयर इज नो थिंग ऑफ द शेप, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिससे हमने क्या किया है, हैमर से स्ट्राइक किया है। नाउ इट मेक्स अ रिंगिंग साउंड, वो क्या करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाला है। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है मतलब वो क्या हो जाएगा, वो होगा सोनोरस, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑफ बीइंग सोनोरस इज कॉल्ड सोनोरसनेस और सोनोरिटी। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे या तो सोनोरसनेस या फिर सोनोरिटी भी कहा जा सकता है, right. It is due to the property of sonorousness or sonority that metals are used for making bells and strings of musical instruments like sitar and violin. Yes, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपने देखा होगा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें जैसे गिटार है, वायलिन है, उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं। वो स्ट्रिंग्स भी किसकी होती हैं, when the strings vibrate they will produce the sound. How they are producing the sound? क्योंकि वो स्ट्रिंग्स हमने बनाई है मेटल की। कौन सी स्ट्रिंग्स होती हैं, वो बनती है मेटल से। मेटल्स को जब भी हम हिट करेंगे तो क्या होगा, they will produce the ringing sound. वो क्या करेंगे, साउंड का प्रोडक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आई होप हमें सोनोरसनेस प्रॉपर्टी या सोनोरिटी के बारे में समझ में आ चुका है। तो मेटल्स हमारे जनरली सोनोरस होते हैं, ठीक है। they will be producing the sound when we are hitting them or when we are striking them by an object. Clear? Understood? Yes? ग्रेट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नॉन मेटल्स के केस में। देखो जितनी भी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ ली है। अब सेम प्रॉपर्टीज हम नॉन मेटल के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा जैसा मेटल में हुआ था वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जो जो वहां हुआ है उसका जस्ट ऑपोजिट होने वाला है कहाँ पर, नॉन मेटल्स के केस में, ठीक है। तो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स आर ऑपोजिट टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नीदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, ना ही इनको आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हो ना ही वायर्स की फॉर्म में। क्यों, जैसे ही आप ट्राई करोगे दे विल ब्रेक। तो उनके लिए एक टर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब व्हेन वी आर स्ट्राइकिंग इट विद समथिंग दे विल ब्रेक, ठीक है, वो ब्रेक हो जाते हैं।
तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रिटल, ब्रेकिंग इजीली इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। क्या कहेंगे? इस प्रॉपर्टी को बेसिकली यहाँ पर ब्रिटलनेस कहा जाता है। द नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही हीट कंडक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि कंडक्टर्स के केस में हमने कहा था दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। राइट, क्लियर एवरीवन? कार्बन की बात करेंगे। कार्बन के देखो एलोट्रॉप्स होते हैं। वी आर हैविंग थ्री जो ना जनरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? अरेंजमेंट अलग सा होता है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे आर अवेलेबल इन द वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, तो कार्बन हमें डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलता है और फ्लोरीन की फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन तीनों में उसका स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से ग्रेफाइट जो बात हम करते हैं, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो आप पेंसिल लेड में यूज करते हो, राइट, पेंसिल की जो लेड होती है उसमें हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। तो ग्रेफाइट में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसमें क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसलिए इट कैन अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू और द हीट टू पास थ्रू इट। ठीक है, वो क्या करता है? वो कंडक्ट करता है चीजों को, वो अलाउ करता है बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वैसे तो कार्बन हमारा नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं, इट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। व्हाई? हियर आई एम राइटिंग बिकॉज इट इज हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या हमें ये बात समझ में आ चुकी है? इज क्लियर एवरीवन? तो ग्रेफाइट की फॉर्म, देखो डायमंड बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्लोरीन में भी नहीं होता, पूरा पैक्ड स्ट्रक्चर है फ्लोरीन, देख फुटबॉल जैसा नजर आता है, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। यस, क्लियर? मूविंग अहेड विद सम अदर प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स को अगर हम देखेंगे तो दे डू नॉट हैव लस्टर, मतलब वो शाइनी नहीं होंगे। तो कैसे होंगे? डल अपीयरेंस के होते हैं ना, बहुत ही गंदे कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे मेटल्स कितने ब्राइट होते हैं, राइट, सेम अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो वो लस्ट्रस नहीं होंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट हैविंग अ शाइनी सरफेस, उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होगी। ठीक है, द सॉलिड नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस। सॉलिड नॉन मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है? डल अपीयरेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर और फॉस्फोरस की अगर हम बात करेंगे तो ये नॉन मेटल्स हैं जिनके अंदर कोई लस्टर नहीं है एंड उनकी कोई भी शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, बहुत ही बेकार से नजर आते हैं, राइट। यस, एन एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी भाई एक एक्सेप्शन है। देखो एक्सेप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अगर बनता है या तो एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो। अदरवाइज आपसे अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 मार्क के तो वो यही होंगे कि आयोडीन इज लस्ट्रस और नॉट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आप सोचोगे मैम आयोडीन तो नॉन मेटल है तो लस्ट्रस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस पे हमें बहुत स्पेशल फोकस करना है। ठीक है, आयोडीन के केस में अगर हम बात करते हैं तो ये अकेला ऐसा नॉन मेटल है विच इज हैविंग लस्टर, ठीक है, जिसके पास शाइनिंग अपीयरेंस होती है। इट हैज अ शाइनिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ मेटल्स। मेटल्स की तरह ये भी शाइन करता है। क्या करता है? मेटल्स की तरह ये भी शाइन करता है। कौन है? आयोडीन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। किसकी? आयोडीन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर हुआ हमें? ये समझ आया? यस, ग्रेट। मूविंग अहेड, नाउ कुछ और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल दी 3 फिजिकल स्टेट। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सॉलिड में ही होंगे या सिर्फ लिक्विड में ही होंगे, सिर्फ गैस, नहीं, ये सारी तरह के फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस के अंदर भी। तीनों तरह की प्रॉपर्टीज के, तीनों तरह की फिजिकल स्टेट्स के अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे ये सिर्फ लिक्विड ही होंगे, नो, they could be available in any of the 3 physical states over here. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड मेटल्स। ठीक है, ये सॉलिड नॉन मेटल्स है। सॉरी, सॉलिड नॉन मेटल्स में कौन कौन आता है? कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। सॉरी, लिक्विड नॉन मेटल में कौन आएगा? ब्रोमीन इज बेसिकली कंसिडर्ड एज एन लिक्विड नॉन मेटल, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन क्या है? ये सब गैशियस नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैशियस भी होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सारे तरह के यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। राइट, नाउ ओनली वन नॉन मेटल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ वेरी हार्ड। डायमंड जो है, डायमंड आपको पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अभी तक, राइट, इट्स अ नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टिल नाउ। तो कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन का एक एलोट्रॉप है दैट इज डायमंड, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अदरवाइज बाकी सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो काफी लाइट वेट होते हैं, मे बी पाउडर्ड फॉर्म में होंगे या बहुत हल्के होंगे। ठीक है, तो डायमंड विच इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ठीक है, अभी तक का सबसे हार्ड सब्सटेंस यही होता है, डायमंड। ठीक है, ग्लास कटिंग में और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर हम डायमंड को यूज करते हैं एज अ कटर। ठीक है, डन। तो नॉन मेटल्स के अंदर बेसिकली कार्बन है, कार्बन भी कैसे? इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, जो कि हार्ड होता है। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? यस,
ग्रेट एग्जाम्पल आप देख सकते हो ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे, ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, जो कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। देखो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से ही बने, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों की प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। राइट एवरीवन, सो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट हैज लो स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है, वीक स्ट्रेंथ होती है। सो व्हेन अ लार्ज वेट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्रेफाइट शीट इट गेट्स स्नैप्ड। राइट, अगर हमने बहुत सारा वेट रख दिया है ग्रेफाइट पे तो क्या होता है, टूट जाता है। पेंसिल का आपने देखा है, पेंसिल को भी अगर हम बहुत तेज से लिखते हैं तो क्या होती है, उसकी जो आगे की वो लेड है वो टूट जाती है। तो व्हाई इज इट ब्रेकिंग, बिकॉज ऑफ दैट नेचर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, डन। द नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर, ये हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, कोई सी भी फिजिकल स्टेट में बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। आई होप हमें समझ में आ चुका है। राइट, एक और चीज यहाँ पर हम देखेंगे, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेटल्स के केस में क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो काफी हार्ड है। ठीक है, हार्ड है वो, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होता है, कंपैरेटिवली अगर हम मेटल से कंपेयर करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर कम होता है। ठीक है, एक्सेप्ट द डायमंड विच इज अ नॉन मेटल हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बाकी सारे जो है हमारे, उन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो काफी कम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो सल्फर का होता है दैट इज 115 डिग्री सेल्सियस विच इज क्वाइट लो। The melting point of diamond is however more than 3500 डिग्री सेल्सियस which is very high। ठीक है, डायमंड का अगर हम देखें, क्योंकि डायमंड काफी हार्ड है तो ऑब्वियसली उसको मेल्ट करना उतना आसान नहीं होगा, उसे बॉइल करना उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो डायमंड एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, जिसका कंपैरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 3500 डिग्री सेल्सियस। राइट, जो कि काफी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अदर देन दैट बाकी नॉन मेटल्स को अगर हम देखेंगे तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। कैसा होता है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। क्लियर, यस, ओके। लास्ट दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज डेंसिटी एंड सोनोरस। तो इनकी डेंसिटी कैसे होगी, अब देखो ये अगर हल्के हैं, लाइट वेट है, तो डेंसिटी भी क्या होगी, कंपैरेटिवली लो होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटल्स। राइट, सो द डेंसिटी ऑफ सल्फर इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज क्वाइट लो, काफी कम इसकी डेंसिटी होती है। सोनोरस मतलब क्या होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये तो हार्ड ही नहीं है, हार्ड नहीं है तो ना आप इनको हिट करोगे, ना ही हिट करोगे तो ना ही ये प्रोड्यूस करेंगे कोई भी साउंड। राइट, सो दीज नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस द साउंड व्हेन हिट विद अ ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो ये कोई भी साउंड प्रोडक्शन नहीं करेंगे। राइट, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड ओवर हियर। ठीक है, मींस ये क्या होंगे, ये नॉन सोनोरस होने वाले। कैसे होंगे, दे आर गोइंग टू बी नॉन सोनोरस। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर, यस, ओके ग्रेट। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने बात की है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। राइट, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने देखा है, कहाँ पर उनकी पोजीशन होती है इन द पीरियोडिक टेबल, उसको हमने डिस्कस किया है और बेसिक्स कुछ हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हमें इतना ही डिस्कशन करना था। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स का रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसी होगी वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर आवर टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू।